हे एवरीवन, मैं हूं WD नॉलेजर और मैंने अवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर को एक बार फिर 0.2x स्पीड पे देखा है। और लैड्स, मुझे लगता है इस बार मैंने कुछ और बड़ी चीज पकड़ ली है। डूम के थ्रोन रूम में एक डिटेल जो मार्वल ने शायद जानबूझ के छुपाया है फाइनल कट में। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से मैं इसे स्लो मोशन में फ्रेम बाय फ्रेम बार बार देख रहा हूं और जो मुझे मिला है वो तुम्हें बिलीव नहीं होगा। मैंने इस ट्रेलर को 0.2x स्पीड पे पहले भी एक बार ब्रेक डाउन किया था, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं और भी डीपर गया और मुझे वो डिटेल्स मिले जो हमारे सामने ही छुपे थे ये पूरा टाइम। अब मैं ये भी बता दूं, कुछ डिटेल्स जो मैंने ढूंढे हैं वो तुम्हारे लिए मूवी स्पॉइल कर सकते हैं, तो अगर तुम स्पॉइल नहीं होना चाहते अभी इस वीडियो से क्लिक अवे कर लो। लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो चलो सीधा इसमें जंप करते हैं। तो जल्दी से रिकैप उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्ट 2 मिस किया। मैंने दिखाया था कि जो ऑब्जेक्ट डूम के साथ फ्लाई कर रहा है जब वो विंडो तोड़ के आता है वो म्योल्निर नहीं है और अल्टीमेट नलिफायर भी नहीं है। ये मैंने आयरन स्टूडियोज की अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के फाइल नेमिंग से पता लगाया था, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को की नाम दिया गया था और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स बिल्डअप से, जहां ग्रेट की कह के एक चीज होती है जो लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स को अनलॉक करती है। अब नया पार्ट सुनो। मैंने ट्रेलर वापस देखा और एग्जैक्ट फ्रेम स्लो किया जहां डूम की हाथ से की निकल जाती है, और अगर तुम उस एग्जैक्ट मोमेंट पे पॉज करो जब वो हाथ से छूट रही है तो दिखता है कि वो एक एंड पे हल्के सी ग्लो कर रही है। ये मैंने पहली बार में नोटिस नहीं किया था। कॉमिक्स में की का कोई ग्लोइंग इफेक्ट डिस्क्राइब नहीं है जहां तक मुझे पता है, इसीलिए मुझे लगता है मार्वल शायद दो चीजें कंबाइन कर रहा है। या तो ये की सिर्फ दरवाजा खोलने से ज्यादा कुछ करती है, या फिर वो ग्लो एक अलग पावर सोर्स है, शायद लाइब्रेरी के अंदर जो भी है उससे कनेक्टेड। और इससे एक बड़ा सवाल आता है, अगर मूवी स्टार्ट होने तक डूम के पास ऑलरेडी लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स तक एक्सेस है तो पूरी स्टोरी का शेप ही बदल जाता है। मतलब वो मल्टीवर्स में जाने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा, उसके पास ऑलरेडी एक रास्ता है। जो वो शायद ढूंढ रहा है वो है रियलिटीज कोलाइड होने के बाद कंट्रोल कैसे करे उसका तरीका। अब बात करते हैं उस चीज की जो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी टच की थी, लेकिन इसमें डीप जाना चाहता हूँ। वो ब्लू प्लैनेट जो लीक्ड अनफिनिश्ड वर्जन वाले सेंटिनल रिजरेक्शन सीन में दिखता है और फिर फाइनल ट्रेलर में चुपके से गायब हो जाता है। पहले मैंने कहा था कि ये प्रोबेबली एक प्लेस होल्डर रेफरेंस था जो VFX टीम ने यूज किया था फाइनल इनकमिंग अर्थ इफेक्ट बनाने से पहले, लेकिन अब नया पार्ट ये है। अगर तुम लीक्ड फ्रेम को ध्यान से देखो वो प्लैनेट परफेक्टली राउंड नहीं है, एक एज पे हल्का सा फ्लैट है, जैसे वो किसी चीज के पीछे पार्शियली छुपा हुआ हो जो हमें अभी दिख नहीं रहा। इससे मुझे लगता है ये सिर्फ एक राउंड स्फीयर नहीं था जो किसी आर्टिस्ट ने रैंडम डाल दिया, ये डेलिबरेटली पोजीशन किया गया था। मतलब जिसने भी इस शॉट को स्टोरी बोर्ड किया उसे पहले से पता था वहां एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और कैमरा के रिलेटिव उसको कितना बड़ा दिखना चाहिए। इसको कंबाइन करो इस फैक्ट के साथ कि हमें पहले ही बताया जा चुका है कि 3 अर्थ्स कन्वर्ज हो रहे हैं, अर्थ 616, अर्थ 828 और अर्थ 1005। तो मुझे लगता है ये शॉट मूवी के सबसे बड़े विजुअल मूवमेंट्स में से एक होगा। सोचो, डूम रिचुअल के बीच में सेंटिनल्स उसके पीछे राइज हो रहे हैं और स्काई में पूरा एक दूसरा अर्थ विजिबली लटका हुआ है, क्लोजर आता जा रहा है। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, ये उनका इंकर्जन को नैरेटिवली होने से पहले विजुअली सेटअप करना है। नेक्स्ट बात करते हैं उस सर्कुलर स्ट्रक्चर की जिसे डूम ट्रेलर की शुरुआत में स्मैश करके बाहर आता है। पिछली बार मैंने रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का पॉइंट बनाया था और पास खड़े। नया डिटेल ये है, अगर तुम कंट्रोल पैनल को एक वाइडर शॉट में बाद में देखो, उसमें कम से कम 4 अलग सीट्स हैं जो आउटवर्ड एंगल्ड हैं, बिल्कुल कमांड ब्रिज जैसा। ये लेआउट मुझे प्रिजन सेल या इंटेरोगेशन रूम जैसा नहीं लगता, ये ज्यादा एक शिप की ब्रिज जैसा लगता है जो कहीं ट्रैवल करने के लिए बना हो, सिर्फ किसी को कंटेन करने के लिए नहीं। तो मेरी थ्योरी ये है, मुझे नहीं लगता ये डूम के लिए कोई होल्डिंग फैसिलिटी है। मुझे लगता है ये रीड रिचर्ड्स का बनाया हुआ एक वेसल है, स्पेसिफिकली कन्वर्जिंग रियलिटीज के बीच ट्रैवल करने के लिए। और हीरोज डूम को इसमें लाते हैं या तो नेगोशिएट करने के लिए या उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, और वो कॉन्वर्सेशन इतनी बड़ी जाके खराब होती है कि डूम के लिए सबसे फास्ट रास्ता सीधा विंडो के थ्रू ही बचता है। चलो अब बात करते हैं विचेस की। ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल डिजाइन सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाए गए थे और थ्रोन रूम वाले शॉट में हम एक शैडोई फिगर देख सकते हैं डूम के पीछे खड़ा हुआ, जिसके पास एक्स्ट्रा चेन डिटेलिंग है जो ग्रीन विच के कॉस्ट्यूम से मैच करती है। नया डिटेल यहाँ है, एक बिल्कुल अलग शॉट में बाद में ट्रेलर में जहां डूम किसी कॉरिडोर से गुजर रहा है, उस वॉल को देखो जो उसके बिल्कुल पीछे है। करीब 4 फ्रेम्स के लिए वहां ग्रीन लाइट का एक फ्लिकर होता है जो सीन के किसी और लाइट सोर्स से मैच नहीं करता। कोई लाइटनिंग नहीं, कोई विजिबल मैजिक इफेक्ट नहीं, बस एक पासिंग फ्लिकर। मेरा रीड ये है कि ग्रीन विच हमेशा फिजिकली डूम के साथ खड़ी नहीं होती, वो शायद कुछ ऐसा कर रही है जो प्रोजेक्शन या एस्ट्रल प्रेजेंस के क्लोजर हो, उसे वॉच कर रही हो, जिससे एक्सप्लेन होता है कि वो क्लियर फिगर की जगह एक पासिंग फ्लिकर जैसी क्यों दिखती है। अगर ये सच है तो इस विच का रोल बाकी दो से काफी अलग हो सकता है। कम बॉडीगार्ड, ज्यादा वॉचर, जो ऑनेस्टली एक सिल्वी कोडेड कैरेक्टर पे ज्यादा फिट बैठता है, वांडा या क्लिया के मुकाबले।
अब ये पार्ट है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। पिछली बार मैंने पॉइंट किया था कि जब डूम थॉर को ब्लास्ट करता है ग्रीन मैजिक जल्दी फेड हो जाती है, लेकिन ब्लैक स्मोक इफेक्ट उसके अराउंड नोटिसेबली ज्यादा देर तक रहता है, जिससे मुझे लगा कि मार्वल विजुअली हिंट कर रहा है कि डूम की पावर उसे धीरे धीरे करप्ट कर रही है। मैंने ये सेम इफेक्ट ट्रेलर की 2 और जगह पे चेक किया और दोनों बार ये बात सही निकली। हर सिंगल बार जब डूम अपनी मैजिक यूज करता है, ब्लैक रेजिड्यू रफली उसी अमाउंट से ग्रीन से ज्यादा देर तक रहता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डेलिब्रेट कंसिस्टेंट विजुअल रूल है जो वीएफएक्स टीम ने पूरे ट्रेलर में फॉलो किया है, जिससे पता चलता है कि ये करप्शन आर्क सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल नहीं है, ये प्रोबेबली मूवी के सेंट्रल थ्रेड्स में से एक है। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर थर्ड एक्ट तक उसकी मैजिक पूरा ब्लैक हो जाए, ग्रीन बिल्कुल बचाई ना हो। चलो ये नेक्स्ट वाला बिल्कुल नया है, पिछली बार मैंने ये कवर ही नहीं किया था। डूम के थ्रोन रूम के वाइड शॉट में थ्रोन के पीछे एक रो है जो स्टैचूज या आर्मर सूट्स जैसा दिखता है बैक वॉल पे लगा हुआ। ज्यादातर बहुत डार्क है साफ दिखने के लिए, लेकिन एक लेफ्ट से सेकंड का सिलुएट बहुत डिस्टिंक्ट है, लंबा एंगुलर शोल्डर्स और एक राउंडेड हेड शेप जो डूम की अभी तक दिखाई गई किसी भी आर्मर से मैच नहीं करता। मेरा बेस्ट गेस ये डूम की पुरानी आर्मर है, शायद बैटल वर्ल्ड टाइमलाइन की अर्ली पीरियड की। मतलब ये थ्रोन रूम सिर्फ एक सेट नहीं है, ये बेसिकली उसकी अपनी हिस्ट्री का एक श्राइन है एज अ रूलर। और अगर तुम्हें पता है ये कैरेक्टर कितना पोजेसिव और वीन होता है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। ये थोड़ा टेक्निकल है। ट्रेलर के अर्ली पार्ट में सेंटिनल सीन के दौरान डूम का क्लोक लेफ्ट शोल्डर पे फटा हुआ है, लेकिन उसके तुरंत बाद वाले शॉट में जब हम उसे देखते हैं थॉर वाले कन्फ्रंटेशन में, क्लोक बिल्कुल इंटैक्ट है। नॉर्मली मैं ये ट्रेलर एडिटिंग को ब्लेम करता क्योंकि ट्रेलर्स हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर कट होते हैं, लेकिन दोनों शॉट्स की लाइटिंग और स्काई बिल्कुल सेम लगती है, जिससे लगता है ये 2 मोमेंट्स एक्चुअली क्लोज हैं टाइमलाइन में, आवर्स अपार्ट नहीं। तो या तो एडिटर्स ने 2 अलग पॉइंट से फुटेज स्प्लाइस करके कनेक्ट दिखा दिया, या, और मैं इस थियरी की तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूँ, कोई सीन है जो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया जहां डूम अपनी आर्मर को मैजिक से रियल टाइम में रिपेयर या रिप्लेस करता है, जो फिर से इसी बात को सपोर्ट करता है कि वो इस पावर पे कितना डिपेंडेंट होता जा रहा है पूरे मूवी में। लास्ट वाला और ये वीडियो की सबसे हेवी थियरी है, तो रेडी हो जाओ। एक बहुत छोटा शॉट है, मुश्किल से हाफ सेकंड का, जो एक मेमोरियल या गैदरिंग सीन जैसा दिखता है। डिम लाइटिंग, कैरेक्टर्स एक लूज सर्कल में खड़े, हेड्स डाउन। मैंने इस शॉट को ट्रेलर के किसी भी और शॉट से ज्यादा बार फ्रेम बाय फ्रेम देखा, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस से आइडेंटिटीज कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फार राइट वाले सिलुएट का बिल्ड और पोस्चर काफी क्लोज मैच करता है सैम विल्सन के फैल्कन सूट से। अगर ये सही है तो ये उस बात से मैच करता है जो हम सब पहले ट्रेलर से ही सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस मूवी में रियल परमानेंट लॉसेस होंगे, सिर्फ यूजुअल सीक्वल तक सब वापस आ जाएंगे वाला फेक आउट नहीं। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ इस बार, लेकिन उस शॉट की फ्रेमिंग मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगी। गाइस ये रहा पार्ट 3। हमने कवर किया की मिसिंग प्लैनेट, शिप, विचेस, करप्टिंग मैजिक, थ्रोन रूम का नया डिटेल, टाइमलाइन इनकंसिस्टेंसी और एक थ्योरी कि कौन शायद इस मूवी में सरवाइव ना करे। कमेंट्स में बताना तुम्हें लगता है मैं थ्रोन रूम आर्मर वाले पॉइंट पे सही हूँ या मैं ज्यादा रीच कर रहा हूँ उसमें। और सीरियसली अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जो मैंने मिस किया, बताना जरूर, क्योंकि तुम लोगों ने पहले भी कमेंट्स में ऐसी चीजें ढूंढी हैं जो मैंने बिल्कुल मिस कर दी थी। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया नोटिस करने में हेल्प करी तो थम्स अप डाल दो, ये चैनल के लिए जेन्युइनली बहुत मैटर करता है जितना तुम्हें लगता है। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो अगर पार्ट 4 चाहिए जब भी नेक्स्ट ट्रेलर या टीवी स्पॉट आए। नेक्स्ट कमिंग अप फुल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर ब्रेकडाउन, तो उसके लिए आईज खुले रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लैड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।